गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हरप्रीत सर, गुड मॉर्निंग सर। बाकी लोग लगता है अभी मॉर्निंग के कारण आए नहीं हैं, तो सो रहे हैं। देखते हैं रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। ये तो बात करते हैं, अगर इवनिंग का करना होगा सबको, अगर जितने लोग रजिस्टर्ड हैं, अगर सब एग्री होते हैं तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। जो ये वीडियो देखेंगे वो लोग भी, और जो भी हैं वो लोग भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर हरप्रीत सर। ओके, तो हम लोग नए साल की शुरुआत अच्छे नॉलेज के साथ ये करने वाले हैं, कि ये बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा आप लोगों को, और उस जो हम लोग सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो सब भी आपको यहीं पे सीखने को मिलेगा, है ना। कॉल्स, मैं आपको कॉल्स भी मैं ही प्रोवाइड करता हूँ, आपको क्लासेस भी मैं ही दूंगा। तो आपको जो भी मैं यहाँ पे सिखाऊंगा वो हम लोग लाइव मार्केट में भी करेंगे। उसको हम लोग लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो आप लोग जो भी सीखेंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सब कुछ हमको यहाँ पे अप्लाई भी होता है ना। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो हम लोग शेयर मार्केट को बेसिक से पढ़ेंगे, मतलब आप मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है से लेकर के आपको, आप खुद से लेवल्स निकालने लग जाएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कौन सा कॉल लेना है, कौन सा कॉल नहीं लेना है। वो सब पढ़ेंगे, प्लस सामान साइकोलॉजी क्या होना चाहिए मार्केट में। जब हम लोग ट्रेडिंग करने आते हैं, तो अगर हमको प्रॉफिट होता है तो हमको कैसे सोचना है, लॉस होता है तो कैसे सोचना है, और कैसे काम करना है, मतलब कि अपन एक लॉट में काम करें, 10 लॉट में काम करें, या किस तरह से काम, वो सब हम लोग बात करेंगे। मतलब बेसिक से लेकर के पूरा आपको उस लेवल तक ले जाया जाएगा जहां पे आपको खुद से ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें बताऊंगा आपको जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका मैं आपको इंडेक्स में बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और एक और चीज, यहाँ पर सिस्टम रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे देखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूँ, है ना, आप लोगों की साइड पर स्क्रीन में देख रहा हूँ, तो मैं कुछ लिखवा रहा हूँ आपको, आप लोग भी वो नोट्स बनाते जाइएगा। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबके लिए बोल रहा हूँ मैं कि आपको नोट्स बनाना है स्टार्टिंग से, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग ये 15 दिन सब कुछ पढ़ने वाले हैं, और हर कुछ आपको याद नहीं रहने वाला, कि तो यार मैं अच्छी तरह से याद कर लूंगा, समझ लूंगा। बट वो आपको याद नहीं रहेगा, और आपको वो चीज आपको आगे बहुत टाइम तक काम आने वाली है, जब आपको कुछ अच्छे से बनने लगे, है ना। आपको करना क्या है, सिंपली हर दिन का नोट्स बनाना है अपने को, है ना। साथ साथ में चलते हैं, और नोट्स अपने हाथ से बनाना, ताकि अपने को अपनी हाथ वाली चीज हमेशा याद रहती है। तो कॉपी पेन अभी नहीं दिए होंगे, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड वापस डालूंगा यूट्यूब में अभी अपना फर्स्ट डे का, तो आप लोग वापस से उसको देख सकते हैं। अगर कॉपी पेन रखे हुए हैं तो स्टार्टिंग साथ में लिखते आइएगा मेरे, ठीक है। और अगर आवाज में कोई दिक्कत आ रही हो, आवाज क्लियर ना आ रही हो, बताइएगा मुझे, या वीडियो क्लियर ना हो तो, ठीक है। हमारी ये बैच थर्ड बैच है ये। एक्चुअली ये बैच जो मैंने पढ़ाना चालू किया था, ये सिर्फ क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे किया था, क्योंकि कई लोग बोलते सर को नॉलेज बिल्कुल नहीं है, कैसे काम करेंगे स्टार्टिंग से ही। तो इसलिए मैंने ये पढ़ाना चालू किया था, बाकी ऐसा कोई पढ़ाने का सीन नहीं था। बट ये चालू किया तो ये अब ये थर्ड बैच हमारी है, बैच नंबर थर्ड है, और डे फर्स्ट है। बैच थर्ड, डे फर्स्ट, ठीक है। हम लोग पहले लिखेंगे क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। तो इंडेक्स आप लोग साथ साथ बनाते रहेंगे, ताकि हम लोग पता रहे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना, बट हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे सारी चीज जो हमने इंडेक्स में लिखने वाले हैं आज। सबसे पहले तो हमको इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा, शेयर मार्केट क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, या फिर स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन से पहले मैं बता दूं मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है सुजीत तिवारी, और मैं ही आपको कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। मुझे करीब करीब 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में। प्लस मैं मेरी क्वालिफिकेशन सीए की भी है, मैं सीए फाइनल तक एग्जाम दिया हूँ, और अभी फाइनल एग्जाम चल रही है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो 7 साल से करीब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ पहले, और करीब 2 साल से ट्रेडिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है, इसके और दो तीन नाम है, वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं इसको, और एक और होता है सिक्योरिटी मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट में क्या क्या कवर होता है वो सब पढ़ेंगे हम लोग। स्टॉक मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है। सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं डे ट्रेडिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है। इसमें ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, डे ट्रेडिंग, टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है, टाइप ऑफ ट्रेडिंग। टाइप ऑफ ट्रेडिंग पढ़ेंगे कितने टाइप की होती है।
और कौन कौन सी क्वालिटी जो है सक्सेसफुल ट्रेडर को के पास में होनी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर, क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर फोर्थ हम लोग बात करनी है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कि अगर आप 1 लाख चालू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख के 10,000 से आप चालू कर रहे हैं, तो आपको 10,000 में कितने लॉट में बाय करना है, या 1 लाख में कितने लॉट में बाय करना है, क्वांटिटी कितनी लेनी है ना, और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सब हम सीखेंगे। कितने का आपको एक दिन में लॉस का करना चाहिए, कि अगर लॉस होता है किसी कारण से भी, तो लॉस कितना हो सकता है, तो कितना रकम, कैसे रिस्क मैनेज करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है शेयर मार्केट। अगर उसके बिना आप काम करेंगे ना, तो आज मुझे कल लॉस ही होने वाला है। रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, ये दोनों मैं साथ में ही पढ़ाता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे अपना आएगा, ये हमारे फोर्थ और फिफ्थ था, मैं इनको सेम साथ में लिख दिया हूँ। और फिर हमारा आता है माइंड गेम, इसको साइकोलॉजी बोलते हैं कई लोग। तो हमारा जो शेयर मार्केट है ना, उसमें मेन गेम जो होता है वो साइकोलॉजी का गेम होता है। मतलब आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको कैसे सोचना है ना, कैसे आपको अपने जो ग्रीड है उसको कैसे कंट्रोल करना है, अगर लॉस हो रहा है तो कैसे आपको फियर को कंट्रोल करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये हमारे 5 टॉपिक है, इसको एक बार आप लिख लीजिए या फिर फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ऊपर से हटाता हूँ। ये फिफ्थ तक हो गया। जो हम चैप्टर कहाँ करने वाले हैं, जो 6 पॉइंट होगा जो हम कवर करेंगे, वो है अपना थिंग्स टू बी अवॉइडेड। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको ट्रेडिंग करते में अवॉइड करनी चाहिए, है ना। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उस समय आपको बता दूं लाइन से, थिंग्स टू बी अवॉइडेड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफी कुछ चीजें होती है जो हमको अवॉइड करनी चाहिए। फिर सेवन होगा, कौन कौन से, कोई अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करता है, शेयर खरीदना बेचना का काम करता है, तो उसको किस तरह से आप उस शेयर सेलेक्ट करेंगे कि ये शेयर चूज करना है, इसमें ट्रेडिंग करूं कि नहीं करूं, किस तरह कब बाय करना है कब नहीं करना है, वो सब चीजें। तो क्या करना है इसमें, इसका नाम है स्ट्रेटजी फॉर स्टॉक सिलेक्शन, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी फॉर स्टॉक सिलेक्शन। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमको अप्लाई करनी पड़ेगी किसी शेयर को सिलेक्ट करने के लिए, फॉर इंट्राडे या फिर डिलीवरी में अगर ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं अगर आप, तो उसके लिए कौन कौन से शेयर आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये तो स्ट्रेटजी फॉर स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। फिर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, तो आपको क्या क्या कैसे स्टार्ट करना है, तो हाउ टू स्टार्ट डे ट्रेडिंग, इसको लिख सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट डे ट्रेडिंग। अगर आप डे ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी में हो या शेयर खरीदने बेचने का काम हो, तो उसके लिए वो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो हम लोग न्यूज देखते हैं, तो न्यूज कहाँ कहाँ से सकते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए जब मैं लिखा हूँ, एक टॉपिक लिखवा रहा हूँ, सीक्वेंस जरूरी नहीं कि मैं इस सीक्वेंस में ही पढ़ाऊंगा। हो सकता है मैं कोई टॉपिक या फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहा हूँ, उसके साथ हो सकता है मैं ये बात बता दूं आपको इसके बारे में, है ना। तुम्हारा टॉपिक कवर होना जरूरी है, वो किस सीक्वेंस में कवर होता है उससे कोई वो नहीं होगा। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, मैं बताऊंगा आपको ग्लोबल मार्केट के बारे में, क्या क्या होता है ग्लोबल मार्केट में, कौन कौन से मार्केट है जिनका इफेक्ट इंडिया पे बहुत ज्यादा पड़ता है। ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट, इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से देश का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इंडियन इंडियन मार्केट के ऊपर, कौन से मार्केट कब चालू होते हैं कब बंद होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
ठीक है, ये चीजें फिर ये 10 चीजें हो गई, और इसके बाद मैं बता रहा हूँ आगे का हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। अब देखिए जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद ना, ये हमारी मेन चालू होगी, मेन चीजें जो हमारे कहना चाहिए कि जो हमको डेली यूज आने वाली है, खासकर ऑप्शन के बारे में। हमारा फोकस मेन ऑप्शन पे ही होता है, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग ही करवाता हूँ मैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग पे हमारा फोकस होता है। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइव में हम लोग ट्रेडिंग भी करेंगे, वो भी बताऊंगा आपको कैसे करना होता है। ठीक है, ये लिख लिए होंगे। और जो हमारा 10th 11th नंबर में वो है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन क्या होता है, प्रीमियम क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, कैसे अपन कौन सी प्रीमियम चूज करना है वो कैसे सोचेंगे, और कैसे स्ट्राइक प्राइस को चूज करें कि ये स्ट्राइक प्राइस लेनी है, प्रीमियम कौन सा लें, कितने का लें, रिस्क कितना रखें, लॉस कितना हो सकता है, वो सब चीजें हम लोग कहाँ सीखेंगे, ऑप्शन में सीखेंगे। और जो मैं कॉल देता हूँ आप उसको देखते हो काफी फास्ट मूवमेंटम होता है, मतलब 5 से 10 मिनट में ऑलमोस्ट अपने को टारगेट मिल जाते हैं, है ना। या फिर हमारा एसएल भी क्या होता है 30 से 40 पॉइंट का होता है मैक्सिमम, तो अगर लॉस भी होता है तो 7,500 से 1,000 रुपए होता है। मतलब आप मान लो अगर 10 कॉल देता हूँ, 10 में से 8 कॉल प्रॉफिट ही होता है, 2 कॉल में लॉस हो जाता है कई बार, तो वो पार्ट ऑफ गेम है, तो फिर हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो लॉस होता है तो उसके पीछे भी हमको याद रखना कि हम कितना लॉस ले सकते हैं एक दिन में, है ना, अपने रूल्स बनाना बहुत जरूरी होते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे, इसमें आप इसके अंदर काफी सारी चीजें होंगी। प्रीमियम क्या होता है, मैं टॉपिक लिखा देता हूँ इसके अंदर के भी, थोड़े बहुत पूरे तो लिखवा नहीं पाऊंगा कि काफी सारे टॉपिक होते हैं इसमें, बट चलिए क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे बता देता हूँ इस बारे में। प्रीमियम क्या होती है ना, प्रीमियम क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं, स्ट्राइक प्राइस होती क्या है, और कैसे सिलेक्ट करते हैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस, भाई ये स्ट्राइक प्राइस लेना जिससे मोमेंटम क्या ज्यादा होगा कम होगा, है ना। मनी, एट द मनी, एट द मनी, इन द मनी, और आउट ऑफ द मनी, ये चीजें क्या क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। एक्सपायरी क्या होती है, कई लोग नहीं जानते होंगे एक्सपायरी मतलब क्या होता है, तो वो उसके बारे में बात करेंगे। मंथली एक्सपायरी होती है दो तरह की, एक मंथली होती है, एक वीकली होती है। स्टॉक के केस में क्या होती है, और निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स केस में क्या होती है, वो सब बात करेंगे। और और कई सारी चीजें हैं, मतलब मेन में हमारी ये है जो हम लोग ऑप्शन में, और भी चीजें हैं, मंडेस देखेंगे, और ऑप्शन ग्रीक के बारे में बात करेंगे इस बार। ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन ग्रीक के बारे में बात करेंगे, और साथ में ऑप्शन चेन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे थोड़ा। देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है उसके बारे में, अब ये प्राइस एक्शन तो मैं अलग से ही कवर करवाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन के केस में कैसे प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। हमारी जो मेन जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं प्राइस एक्शन के बेस। ऑप्शन चेन क्या होता है मैं वो सब बताऊंगा, और उसके अंदर हम डेप्थ में नहीं जाने वाले, क्योंकि हम जो मैं फॉलो करता हूँ वो बताऊंगा आपको, वो है प्राइस एक्शन चार्ट, है ना। हम लोग चार्ट को फॉलो करते हैं, चार्ट कैसे रीड करना है वो सब सिखाऊंगा आपको मैं, कैसे उसमें ट्रेडिंग करनी है वो सब सिखाऊंगा, ताकि आपको 5 मिनट के अंदर, जैसे आप लोग देखते होंगे जो ट्रेडिंग किया है, हरप्रीत सर ने काम किया है, और जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरे क्लाउड कॉल्स में मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। कारण क्या होता है, मैं मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करवाता हूँ, मतलब वो वाला नहीं कि अपन ने ले लिया है बैठे हुए सुबह शाम दोपहर से 3-4 घंटे बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। 5-10 मिनट टारगेट हो जाते हैं, है ना। या फिर ऐसा होना होता है, ऐसा हो जाता है, या हम लोग कई बार क्या करते हैं कि बाई किए हैं और लगता है कि मोमेंटम नहीं मिला, तो हम लोग पहले कर देते हैं, हम लोग ऐसे कभी वेट नहीं करते हैं एक बार, है ना। तो वो सब चीजें हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग की सब चीजें कवर होंगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वो याद आती जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑप्शन ट्रेडिंग का जो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, तो देख लीजिएगा, या मैं यहाँ लिखूँ साइड में। पहले हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस, अब देखिए मेन चीज यही चालू होता है, जो हम लोग खुद से अगर सीख रहे हैं तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे भाई मुझे ये शेयर बाय करना है कि नहीं करना है, वो सब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, वो सब डिसाइड करेंगे हम लोग इससे। टेक्निकल चार्ट के पैटर्न चार्ट क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये मैं इस बता रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में।
ठीक है। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग बता देता हूँ मैं। पहली बात तो हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ चार्ट। चार्ट कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप ऑफ चार्ट इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है। फिर चार्ट पैटर्न कितने टाइप के होते हैं वो सब सीखेंगे। चार्ट पैटर्न कई सारे होते हैं, उनमें कुछ के मैं नाम लिखवा रहा हूँ आप लोग, ये पता रहे कि हाँ हम लोग ये सब सीखने वाले हैं। जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, जो फेमस फेमस थोड़ा सा ज्यादा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। और डबल टॉप डबल बॉटम, ठीक ऐसे ही। और फ्लैग पैटर्न। ये कुछ एग्जांपल है जो मैं लिखवा रहा हूँ कि क्या ये कवर होंगे, और भी बहुत सारे होते हैं वो सब कवर करेंगे हम लोग, बट अभी फिलहाल के लिए एग्जांपल के लिए इसको। ठीक है। ये चार पैटर्न जो हम टेक्निकल एनालिसिस में कवर करने वाले हैं, ये तीन टॉपिक हो गए। टेक्निकल एनालिसिस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4th नंबर, या फिर मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, ये भी टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट ही है, लिख लीजिए आप इसी में ही। कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन कौन से पैटर्न होते हैं वो सब हम लोग बात करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूँ कुछ, जैसे डोजी, या अपने अकॉर्डिंग लिख जाएंगे, सीक्वेंस सही रखिएगा, इसके बाद में फिर ये लिखिएगा 4th नंबर नीचे इसके, तो आपका जो नोट्स है वो सही से बनता जाएगा। डोजी हो गया, हैमर हो गया, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर हो गया, लिख लीजिए इन्वर्टेड हैमर। फिर शूटिंग स्टार, आपने इनके नाम काफी सुने होंगे, शूटिंग स्टार का हो गया, हैमर का हो गया, डोजी का हो गया, है ना। ये सब नाम जो बहुत फेमस फेमस है उनको हम लोग पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे हैं जो लोग कवर करेंगे, बट एक मैं सिर्फ एग्जांपल लिखा रहा हूँ कि ये चीज कवर रहेंगी हमारी। ठीक है। ये सब लिख लिया होगा आपने। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैंने लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे, ताकि हम लोग खुद से कैसे हम लोग वो करना है, चूज करना है शेयर देखना कैसे, वो सब चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है। ये सब हो गया। इसके बाद ये सब पे हमारा मेन फोकस जो होगा ना वो ऑप्शन पे होगा, और ये चार्ट पे होगा। हम लोग मेजर टाइम अपना जो देंगे ना वो इन पे ही देंगे, है ना। ऑप्शन मतलब हमारा मेन फोकस है, बाकी इनके ऊपर बहुत टच करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है तो, मतलब ये कोई 100% श्योर नहीं है इसमें, बट हाँ कि पर कोशिश करेंगे कवर करने की। फ्यूचर्स, थोड़ा बहुत एक बेसिक इंट्रोडक्शन फ्यूचर्स के बारे में वो हम लोग देखेंगे। कमोडिटी के बारे में भी हम लोग बेसिक चीज देखेंगे, जो एक आपको ये कि हाँ क्या होती है वो सब जानकारी देगा, आप कैसे ट्रेडिंग कर पाएंगे वो तो आप यहाँ पे सीख जाएंगे चार्ट में, है ना। और हल्का बेसिक बता दूंगा इसके बारे में, मैं ये टॉपिक पढ़ेंगे तब। और मेन तो कोई ये सब जो भी आप चाहे आप फ्यूचर करें, ऑप्शन करें, कम्युनिटी करें, करेंसी करें, कुछ भी करेंगे ट्रेडिंग ना, सब कुछ आपको ये चार्ट पैटर्न से ही मिलेगा। चार्ट इज एवरीथिंग, चार्ट ही सब कुछ है। मतलब आप चार्ट अगर आपको करना पढ़ना अच्छे से आ गया ना, तो आपके लिए कोई भी फ्यूचर हो, कमोडिटी हो, कोई ज्यादा टफ नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है ना, सब इजी हो जाएगा। तो फ्यूचर क्वालिटी और इकोनॉमी के बारे में इनको हम थोड़ा कम ही करेंगे, बट इसके बारे में इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कैसे हमारा इफेक्ट पड़ता है। जो ये बात होता है कि आरबीआई की रेट आ रही है, आरबीआई ने कोई रेट चेंज करी है, या फिर यूएस में कोई फेड ने कोई रेट चेंज करी, उसका इफेक्ट हमारे मार्केट में पड़ता है कम बहुत ज्यादा, तो उसका कारण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट, इसके बारे में क्या कैसे होता है वो। और एक टॉपिक है एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री एग्जिट में हम जब ये पढ़ेंगे ना अपना ऑप्शन ट्रेडिंग, तभी हम लोग सीख लेंगे। फिर भी एक बार लिखवा देता हूँ एंट्री एंड एग्जिट।
कहाँ पे एंट्री की मेन चीज तो यही होता है कि अपन कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। तो वो चीजें मैं आपको पहले ही सिखा दूंगा, ये टॉपिक बस नाम से लिख दिया है। और उसके बाद बचेगा टैक्सेस। कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि सर मैं रिटर्न फाइल करता हूँ अपना तो क्या होगा। तो उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या करना होता है। शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे आप, लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे या फिर इंटर ट्रेडिंग करते हैं अगर, तो उसमें कैसे आपको क्या देखने पड़ेगा कि आपको टैक्स टैक्स का जो भी रूल्स होते हैं वो वाले उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। मतलब ओवरऑल हम सब कुछ कवर करेंगे। ये बेसिक से लेके आपको ये सब चीजें कवर होंगी। हमारा मेन फोकस रहेगा ऑप्शन के ऊपर और जो चार्ट्स हमारे हैं उनके ऊपर। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या? अभी तक जो हमने बात की है उसके ऊपर कोई भी डाउट हो या कुछ ऐसा लगता है सर ये भी कवर करवा दीजिएगा, है ना, तो बताइएगा। अगर टाइम बचता है लास्ट में तो मैं उसको कवर करवा दूंगा। वो बैच के टाइम में भी आप बोल सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप में बोल सकते हैं, जैसा भी चाहें। ठीक है, तो हम लोग ये सब बातें कवर करेंगे। तो मैं इसको उठा लेता हूँ और एक जो हमारा स्टार्टिंग है वो सब उससे हम लोग चालू करते हैं एक बार। ये सब तुम्हारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपन मार्केट चालू होने के पहले मतलब करीब करीब 8:30 मतलब क्लास खत्म होने के बाद में एक बार मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक बार चार्ट के थ्रू इसमें। तो आप लोगों को समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए, एक और चीज मैं बेसिक जो चालू बताया मैंने वो सब चालू करने से पहले और कुछ टॉपिक उसके भी रहेंगे। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जनरली लोग पूछते हैं मेरे से कि यार सर मैं ये चीज है तो क्या करना चाहिए, मुझे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो मैं वो कुछ क्वेश्चन कवर करूंगा पहले कि जो एक नॉर्मली सबको ही पूछते हैं कि भाई मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड का था नहीं था तो क्या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, मुझे मैं उसके लिए केपेबल हूँ कि नहीं हूँ। तो वो सब चीजें हम लोग बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि यार शेयर क्या होता है, इस बात करने से पहले पहले बात होता है शेयर लेने के बेनिफिट क्या होते हैं, क्यों शेयर लेना चाहिए, क्यों ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग करने मतलब कि जो हम लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, आज ही खरीदोगे आज ही बेचोगे, वो सब अलग हो गया। अगर मान लो आप आज कोई डिलीवरी में शेयर लेते हो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो कोई भी शेयर हम लोग खरीदते हैं तो उसके बारे में क्या बेनिफिट होते हैं हमको लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देखिए पहले लोग सोचते हैं कि सिर्फ एसआईपी म्यूचुअल फंड के द्वारा ही आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है। आप शेयर खरीदिए कोई कंपनी, अच्छी कंपनियों के, आज से 5 साल 10 साल के लिए आप छोड़ दीजिए उसको, गारंटेड है, मतलब 100% नहीं 200% बोल सकता हूँ मैं। अगर कंपनी अच्छी है और अगर कोई भी ऐसा कोई मतलब वर्ल्ड लेवल पे कोई ऐसा कोई भी नहीं आ गया है, कोई जैसे कि कोरोना थी, तो ऐसे केस की बात अलग है ना, उसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग कोई भी। तो इसके अलावा और कोई भी केस होगा ना तो आपको बता रहा हूँ गारंटी, जैसे रिलायंस है या फिर टाटा मोटर्स है, कोई भी है कंपनी अच्छी है, तो वो सब आपको 5 साल बाद उसके आप जो आज प्राइस है उनसे आपको डबल ही मिलेंगी, वो ज्यादातर 50% या 100% डबल मिल जाएंगे आपको। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तो क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है हमको प्राइस एप्रिसिएशन, प्राइस एप्रिसिएशन, है ना। जो प्राइस बढ़ती है हम लोग सब कुछ जानते हैं कि अगर हम लोग 100 रुपए में कोई सा शेयर खरीदते हैं, अगर अगर वो 100 से 200 हो गया तो हमको 100 शेयर, हर शेयर पे 100 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, प्राइस एप्रिसिएशन, मतलब प्राइस में इंक्रीज होना। तो अगर मान लो आपने जैसे रिलायंस बात करो, रिलायंस कंपनी सन 2020 में जब कोरोना आया था 2020 में, इसका प्राइस करीब 1400 के आसपास चल रहा था और 1400 से गिर के पहुंच गया था ये 800 के आसपास। ठीक है। आप जिन्होंने जो लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट करते रहे होंगे, पहले से उस टाइम में एक्टिव रहे होंगे मार्केट में, जानते हैं कि यार मार्केट सिर्फ कम टाइम के लिए नीचे आया किसी कारण से, पर बाद में फिर ऊपर ही जाएगा वो, है ना। वो लोग क्या किए होंगे, वो 800-900 रुपए के आसपास में शेयर होल्डिंग में ले लिए होंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और आज रिलायंस की शेयर की कीमत चल रही है करीब करीब 2500 के आसपास चल रही है। मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं सिर्फ 3 साल में, 2 साल में आपको शेयर 800 से 2500 मतलब लगभग 3 टाइम्स हो गया है।
तो ये सिर्फ इसकी कहानी नहीं है, ऐसे कई सारे शेयर थे जो कि इस टाइम काफी डाउन आए थे, अब उसके बाद वापस से डबल ट्रिपल फोर्थ चार गुना हो चुके हैं, है ना। तो ये क्या है, ये प्राइस में एप्रिसिएशन जो होता है वो हमारे एक फायदा होता है कि अगर कोई भी शेयर कीमत आज कम है, हमने आज उसको कहीं खरीद लिया है, आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है, तो हमको जो प्राइस में इंक्रीज होता है वो हमको प्रॉफिट होता है। पहली बात तो ये सब कुछ जानते हैं इसके बारे में कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है, तो इसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा जो मेन जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है, वो होता है डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, ये कई लोग पता नहीं होता डिविडेंड क्या होता है, तो बता दूं मैं, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो कंपनी कमाती है पूरा साल भर में, उसका एक छोटा सा पार्ट जो वो अपने शेयर होल्डर को देती है भाई। अब शेयर होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर मतलब वो पर्सन जो कंपनी के शेयर खरीदा है ना, उसे बोलते हैं शेयर होल्डर। मान लीजिए मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, एक शेयर लिया मैंने, भले एक शेयर लूं मैं, तब भी मैं क्या कहलाऊंगा उसका, मैं कहलाऊंगा रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर, मतलब मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, तो मैं शेयर होल्डर कहलाऊंगा। अब देखिए शेयर होल्डर जो होगा ना, उसको हुई प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। अब शेयर होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर ही कंपनी का मालिक होता है, हाँ मालिक होता है। बट ऐसा नहीं कि आपने एक शेयर लिया तो आप जाके रिलायंस कंपनी के चेयरमैन के ऑफिस में घुस गए, बोले मैं तो शेयर कंपनी का मालिक हूँ, मैं तो मेन सीट में बैठूंगा, हॉट सीट में, जहाँ पे अंबानी साहब बैठते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, आपके पास उतने शेयर है नहीं, है ना। देखिए क्या होता है, एक शेयर होना और 1,000 शेयर या 1 लाख या 1 करोड़ शेयर होना बात अलग होती है। अब शेयर से ही जिसके पास शेयर होता है कंपनी का मालिक होता है, बट वो उतने वैल्यू के लिए मालिक होता है जितना उसके पास शेयर है। तो मान लीजिए मेरे पास एक शेयर है, तो मैं क्या, मेरी कोई वैल्यू नहीं वहां पे, अगर वही मेरे पास 1 करोड़ शेयर होंगे वहां पे रिलायंस कंपनी के, तो क्या होगा, तो मेरी अच्छी खासी वैल्यू होगी वहां पे, हो सकता है मेरा कोई कुछ स्टेक हो, 2% 3% शेयर हो मेरे उस पास होंगे, 1 करोड़ से अगर होते हैं तो जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे ना, वही कंपनी पे क्या कर पाता है, थोड़ा सा डोमिनेट कर पाता है। जैसे अब हम बात करें रिलायंस कंपनी की, तो मुकेश अंबानी जो है, उनके पास मेजोरिटी शेयर्स है, तो वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं। एक्चुअल में वो बस मालिक नहीं है, मालिक तो हर कोई है जो कि जिसके पास शेयर है, बट मेजोरिटी शेयर उनके पास में है, इसलिए पूरा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। शेयर कंपनी केस में क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, तो वो कैसे होता है, मीटिंग के थ्रू होता है, जनरल मीटिंग बुलाई जाती है शेयर होल्डर्स की, कि मान लो जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस को 5G लॉन्च करना है, ठीक है ना, तो आपका रिलायंस क्या करेगी कि वो 5G के लिए मीटिंग बुलाएगी, जनरल मीटिंग बुलाएगी, कि सब शेयर होल्डर को मेल जाएंगे, पहले कहीं जाते लेटर जाते थे पहले, बट आप क्या जाते हैं, मेल जाते हैं, मतलब कि आपको जाएंगे आपकी मेल आईडी में, और वहां लिखा होगा कि भाई ये हम इस चीज के लिए, मान लीजिए 5G के लिए, 5G के लिए हमने एक मीटिंग बुलाया है, जिसमें मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि हमको 5G लॉन्च करना है कि नहीं करना है, कब करना है, कितना कॉस्ट लगेगी, इतनी कॉस्ट लगेगी तो करेंगे नहीं करेंगे, वो सब कुछ डिस्कशन होगा उस मीटिंग में। और उस मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा, अगर 100 लोग मान लीजिए आए हैं उस मीटिंग में, 100 लोग को देखेंगे कितने कितने शेयर होल्डिंग है, मान लीजिए मुकेश मेरे पास 50% कर है, और देखेंगे बाकी जो लोग आए हुए हैं उनके पास कितने कितने परसेंटेज है, आप फिर वो सब कोई वोट डालेंगे, मान लीजिए हमने बोला कि ये करना है या नहीं करना है, ये बताओ, तो वो लोग बोलेंगे हाँ भाई मैं बोलता हूँ करना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं करना चाहिए, कोई बोलेगा हाँ नहीं, कोई नहीं, है ना, तो ये सब होगा। तो आप फिर वो सब होने के बाद में काउंट की जगह, भाई अगर मान लो 100 में लोग आए हैं, 100 में से अगर 70 लोगों ने बोला है कि हाँ करना है, तो अब ये नहीं 70 लोग बोल, ज्यादा लोग बोले तो हाँ ज्यादा कर देंगे, नहीं, वो देखेंगे कि कितनी मेजोरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो कितनी ज्यादा है, मतलब अगर 100% ही होल्डिंग शेयर, 100% शेयर हो गए, तो 100 में से देखेंगे 50% लोग कम से कम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं करने के लिए, है ना। तभी तो हम बोलते हैं कि हाँ ज्यादा लोगों ने बोला भाई, ज्यादा लोगों ने नहीं, हमको लोगों से मतलब नहीं है, ज्यादा होल्डिंग से मतलब जिसके पास शेयर थे, जितने परसेंट मान लीजिए रिलायंस के मेजोरिटी शेयर किसके पास है, मुकेश अंबानी के पास में है ना। तो अगर मान लीजिए 45% 40% मान लीजिए शेयर किसके पास में है, मुकेश अंबानी के पास में है। अगर मुकेश अंबानी ने कोई चीज बोल दी, और बाकी जिस ये एक बंदा हो गया जिसके पास इतने थे, बाकी 99 लोग थे और मीटिंग में जो आए हुए थे, उनमें से 10 लोगों ने क्या किया है, वो बोला है मुकेश अंबानी के साइड में कि हाँ करना है, कहीं यस बोला, और जो 10 लोग और थे उन्होंने भी यस बोले, और इन 10 लोग के पास में करीब 20% स्टेक है कंपनी का, रिलायंस कंपनी का, ठीक है ना। अब बाकी बचे कितने लोग, बाकी बचे लोग 80 79 लोग बचे, नहीं 89, है ना, 89 लोग बचे, इतने लोग बचे, तो पीपल कितने हैं, शेयर होल्डर कितने हैं, इतने लोग हैं, है ना, शेयर होल्डर कितने बचे हुए हैं, 89 बचे हुए हैं शेयर होल्डर के, शेयर होल्डर बचे हुए, लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने क्या बोला कि नहीं नहीं करना है, हमको पसंद नहीं है 5G, हम नहीं चाहते, इससे इन्वायरमेंट काफी लॉस होता है, जो जो चिड़िया लोग होती हैं छोटे बहुत सारी, उनको हार्म होता है, पक्षियों को उनसे मरते हैं वो, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो, है ना। वो हमने मूवी देखी है रोबोट 2.0, उसमें बताया था अक्षय कुमार कैसा ऐसा होता है, तो हम नहीं चाहते भाई कैसा हो, ठीक है। तो 89 लोगों ने बोला, जिनके पास कितने शेयर होल्डिंग थी, देखो
40 तो अकेले अंबानी के पास में हो गई और 20 और लोग जो 10 लोग थे उनमें उन्होंने दे दी, तो 60% लोग हाँ बोल दिए हैं और 40% बचो जो 89 लोग बचे हैं उनमें हो सकता है उनके पास 40% शेयर थे। बट अब होगा क्या कि 40% भले लोग हाँ मना कर रहे हैं, बट होगा क्या कि जो 60% लोग हाँ बोल रहे हैं ना उनकी मेजोरिटी होगी और वहां पे रेजोल्यूशन क्या होगा, पास हो जाएगा, मतलब कि 5G लॉन्च होगा। तो ऐसे क्या होती है, कंपनी कोई भी मीटिंग जाती है उसमें क्या होता है, लोग आते हैं वहां पे अपना मीटिंग वोट देते हैं अपना, जो शेयर होल्डर होल्डर होता है ना उस पास वोटिंग पावर होती है। वोटिंग का मतलब कि जब भी कोई रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, कंपनी कुछ करना होगा बड़ा, तो आपको बुलाएगी और वहां पे पूछेगी सबसे भाई करना है कि नहीं करना है, तो वो बोलेंगे हाँ करना है या नहीं करना, और जो मेजोरिटी बोलेगी, जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग होगी, याद रखना शेयर होल्डिंग जिस पास होगी वो मेजोरिटी जो होगी वो बोलेगी वही हो। जैसे यहाँ पे इसमें 60% हो गया, 60% लोगों ने क्या बोला कि हाँ करना है तो करेंगे, और जो 40% लोगों ने भले 89 लोग थे, तो लोगों से मतलब नहीं है, किस पास कितनी होल्डिंग है उससे मतलब है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि, है ना। तो ये क्या होता है, ये हम लोग बात कर रहे थे कि शेयर होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, उसके पास वोटिंग पावर होता है, कुछ काम करना है या नहीं करना उस बारे में उनसे डिसाइड किया जाता है। तो ये हमारे शेयर होल्डिंग पर बात कर लिया। अब डिविडेंड क्या होता है उसको मैं बता दूं आपको। अब देखिए जैसे जो भी शेयर, जो जिन लोगों ने शेयर लिए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर होता है ना, जो शेयर होल्डर होता है उसको ही क्या मिलता है, कंपनी जो कमाती है। अब ये कंपनी के मालिक कौन हो गए, कंपनी के मालिक है शेयर होल्डर। तो कंपनी के मालिक शेयर होल्डर अगर है, मान लीजिए कंपनी ने कमाया कितना, कंपनी ने एक साल में कमाया, प्रॉफिट जो कंपनी को हुआ है फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए। अब आप इसको 1 लाख करोड़ मान लो या कुछ भी मान लो, है ना। तो ये 1 लाख मान लो प्रॉफिट हुआ है, और 100 लोग थे, 100 लोग हैं जिनके पास में शेयर है, शेयर होल्डर कितने हैं, 100 शेयर होल्डर है। अब देखिए ये कंपनी प्रॉफिट हुआ है किसका होगा, मालिक का। ऑब्वियसली प्रॉफिट किसका होता है, मालिक का होता है। यहाँ पे मालिक कौन है, मालिक है शेयर होल्डर। अब अगर शेयर होल्डर मालिक है तो प्रॉफिट किसको मिलेगा, ऑब्वियसली शेयर होल्डर को मिलेगा। पर कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है कि यार पूरा प्रॉफिट हम लोग जो कमाए हैं एक साथ पूरा प्रॉफिट बांट देंगे तुमको ही शेयर होल्डर को, है ना। तो अब बताओ हम लोग आगे जब कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा होगा तो कहां से लाएंगे फिर पैसा, है ना, तो फिर लोन लेना पड़ेगा कहीं जाके फिर हमको। तो एक काम करते हैं हम पूरा पैसा नहीं बांटेंगे, हम जितना कमाए हैं उसमें से कुछ पार्ट अपने पास रख लेंगे और कुछ पार्ट आपको हम बांट देंगे। तो जो पार्ट हम बांटेंगे उसे बोलेंगे डिविडेंड, और जो पार्ट हम अपने पास रखते हैं उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, जिस कंपनी के पास जितनी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग होती है ना वो कंपनी उतनी ज्यादा अच्छी होती है। कारण इसका ये है, कभी कभी कंपनी मान लो बुरी सिचुएशन आती है तो उसके पास पैसा पड़ा होता है कि यार बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ, अभी मान लो जब कोरोना आया उस टाइम में सेल्स डाउन भी हो गई, तभी कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे सकती है क्योंकि बहुत सारा अर्निंग पड़ा हुआ है उसके पास पहले से ही, है ना। तो वो उन कंपनी जिनके पास ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग होता है वो कंपनी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, ऐसा। और जो कंपनी डिविडेंड देती है कुछ लोग उसको लेते हैं, कारण ऐसा होता है कि यार भाई हर हर मंथ या हर साल में, देखिए डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड ऐसा नहीं कि हर रोज मिलता है या हर दिन मिल जाएगा, साल में 1 या 2 बार डिविडेंड मिलती है जनरली, है ना। तो वो डिविडेंड जो लोग को लग चाहिए होता है कि मुझे साल में डिविडेंड की इनकम चाहिए कुछ तो को, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं डिविडेंड कम देने वाली कंपनी लेते हैं जो ज्यादा देती है डिविडेंड। और जो लोग चाहते हैं कि यार मुझे भविष्य में ग्रोथ चाहिए, आज से मैं 10 साल के लिए ले रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं बीच में कितना पैसा दिए नहीं दिए उन्होंने डिविडेंड के नाम से, पर मुझे चाहिए कि यार मुझे भविष्य में जब मैं शेयर को बेचूं तो जो अगर 100 में चल रहा है तो सकता है वो 500 बेच पाऊँ 10 साल बाद में, या 1000 में बेच पाऊँ उसको 10 साल बाद, है ना। तो वो लोग चाहते हैं, तो वो देखते हैं रिटर्न अर्निंग कितनी कंपनी कैसी है उसकी। और जो लोग चाहते हैं शॉर्ट टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते हैं डिविडेंड की, डिविडेंड ज्यादा कौन कंपनी दे रही है उसको ले लेते हैं। अब देखिए तो क्या हो गया, हम बात है जो प्रॉफिट हमको हुआ है, प्रॉफिट का 2 पार्ट में बांटा हमने प्रॉफिट को कंपनी की, पहला रिटेन्ड अर्निंग, दूसरा डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है, कंपनी का वो पार्ट, प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बांट देती है उसे डिविडेंड बोलते हैं। और वो पार्ट जो रिटेन्ड अर्निंग होता है वो जो रखे कंपनी रखती है भविष्य के लिए कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो ये दो मेन बेनिफिट होते हैं हमको, पहला प्राइस एप्रिसिएशन और दूसरा होता है डिविडेंड। ठीक है, ये दो मेन कंपनी है जिसमें सबसे ज्यादा डिविडेंड देने कंपनी जो है ना 2-3 कंपनी होती है जो डिविडेंड ज्यादा देती है। आईटीसी, आप गूगल में सर्च मार सकते हैं, कई सारी कंपनी मिल जाएगी आपको। आईटीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, कोल इंडिया, और ये एक रेलवे की कंपनी है ना, छोटी सी कंपनी है, 20-22 का रेट चलता है शेयर प्राइस, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये दो कंपनी हो गई, और रिलायंस हो गया, रिलायंस देती है अच्छा डिविडेंड। ऐसे कई सारी कंपनी है, आप गूगल में मारेंगे सर्च आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो ये कंपनी है जो डिविडेंड ज्यादा अच्छा देती है, तो वो लोग लेते हैं डिविडेंड वाली कंपनियां। और जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं वो लेते हैं एप्रिसिएशन वाली, जो प्राइस एप्रिसिएशन जिसमें ज्यादा होता है। तो ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन होता है वो कि हम क्यों शेयर लें। तो ये दो बेनिफिट मिलते हैं शेयर लेने के। तो शेयर इस कारण से लोग लेना पसंद करते हैं भाई, ईयरली भी इनकम होगी डिविडेंड के नाम से, और दूसरी बात जो प्राइस में एप्रिसिएशन होगा लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारा फायदा हो ही होगा।
ये दो मेन कारण है डिविडेंड शेयर्स के लेने के। दूसरा क्वेश्चन जो जनरली लोग पूछते हैं वो होता है कि यार हाउ मच रिटर्न शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम शेयर मार्केट, मतलब अगर आपने 1 लाख पे लगाया है, क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मच रिटर्न शुड आई एक्सपेक्ट, हाउ मच फ्रॉम शेयर मार्केट, मतलब हम लोग कितना परसेंट रिटर्न हम लोग शेयर मार्केट पे एक्सपेक्ट करें, क्योंकि देखिए क्या होता है हम लोग को रिस्क फ्री रिटर्न मतलब रिस्क फ्री रिटर्न मतलब कि ऐसे क्या बोल रहा था मैं, हाउ मच रिटर्न शुड आई एक्सपेक्ट, देखिए क्या होता है जब हम लोग एफडी करते हैं या कुछ भी करते हैं उसमें भी क्या होता है, हमको एफडी में भी नॉर्मली बिना किसी रिस्क के, एफडी में कोई रिस्क होता है क्या, नहीं, हमको पता होता है कि बैंक में पैसा देगी भले 10 साल बाद दे, बट देगी जरूर। तो एफडी में क्या होता है तो कोई रिस्क नहीं होता है, तो हम बोलते हैं अगर मैं मुझे एफडी में कोई रिस्क नहीं है, वहां पे मुझे 5 से 6% तो मिल जाता है नॉर्मली, 5 to 6% को एफडी में मिल जाता है, 5 से 6%, तो हमको एफडी लेती है भाई, जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है ना। अगर मुझे 5% एफडी मिलता है तो यार अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ शेयर मार्केट में ज्यादा रिस्क होता है, तो मैं कम से कम इससे ज्यादा मुझे मिले, पहली बात तो ये। अब इससे ज्यादा कितना मिला मुझे, कितना मिले, देखिए सीधी बात है, अगर एफडी मुझे देती है 5%, ठीक है, और जो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है हर साल वो बढ़ता है 5% ही, अप्रोक्स 5% के आसपास, मतलब अगर आप पैसा एफडी में डालेंगे तो पहली बात तो ये, हाँ आप बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हैं कि मतलब ठीक है पैसा बढ़े ना बढ़े पर घटे ना, ठीक है, तो आपके लिए एफडी ठीक है, आपको 10 साल के लिए कर लो एफडी, आपको वही रेट मिलता रहेगा जो आपको इन्फ्लेशन जिस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, कभी इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि रेट ऑफ एफडी तो फिक्स ही होगी, है ना। बट जनरली आपको इन्फ्लेशन को एफडी मैच करती है कि भाई अगर एफडी 5% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट 5% मिल जाए आपको, एफडी आपको कुछ कमा के नहीं, पहली बात आप दिमाग में क्लियर कर लो, अगर सोचते हो कि एफडी से आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपकी इनकम होगी, कुछ इनकम नहीं है। आज आप जो टीवी 1,10,000 खरीदोगे ना, आपको वो 1 साल बाद 10,000 की नहीं मिलने वाली है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई है। अब आप सोचते हैं अगर मैं 10,000 डालता तो मुझे 1 साल बाद मुझे 1500 मिल जाता, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1000 में मिल जाता, मान लो 10% के हिसाब से, ज्यादा ही मैं बोल रहा हूँ, 5% ही मिलता है, 5 से मिलता है मैक्सिमम, तो मान लो मिलता है 10,100, मतलब 1100 मिल 11,000 मिल जाता आपको, आपको लगता है कि 11,000 में मैं बहुत अच्छा रिटर्न कमा लिया हूँ, बट आपको पता है वो 10,000 अगर आप आज टीवी ले लेते कोई ना, जो टीवी आज लेंगे आप, अब वो आज से 1 साल बाद वही टीवी आपको, है ना, आपको वही हो सकता है आपको 12,000 की मिले, 15,000 की मिले, 13,000 की मिले, तो यहाँ पे आपको पैसा अगर आपने आज लगा दिया उसमें तो आपको 10,000 मिल गया, कल आप 1 साल बाद लगाएंगे तो भाई आपको उसको 12,000 मिलेगी, आपने वो डाल दिया एफडी में वो 10,000 10,500 हो जाएगा, 10,600 हो जाएगा, इससे ज्यादा होने वाला नहीं है। बट वो जो टीवी जो 10,000 की 1 साल पहले मिल रही थी वो आप 1 साल बाद कितनी मिलेगी आपको, हो सकता है 12,000 मिले आपको, तो आप एक तरह से प्रॉफिट में नहीं है एफडी करवा के, आप एफडी करवा के आप लॉस में आ गए एक तरह से, है ना। तो ये कारण होता है, लेकिन फिर लोग जो लोग बोलते हैं नहीं पैसा सेव करना है मुझे, तो पैसा सेव करने के लिए नहीं कमाना है, मैं भाई पैसा बचा रहे मेरा बस, वो सोच के अगर है आपकी तो आपके लिए एफडी सही है। अगर आपको लगता नहीं है एफडी का कुछ पैसा बढ़ ही नहीं रहा, मतलब अगर इन्फ्लेशन भी उतने बढ़ गया एफडी भी उतनी रेट देगी मुझे इंटरेस्ट, मतलब क्या, वो तो वही का वही, मतलब मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, कुछ अर्निंग हो, कुछ रिटर्न मिले आपको, अब रिटर्न मतलब कि आपको इसके अलावा रिटर्न मिले, जो जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना ही रिटर्न मिलेगा, तो क्या मतलब वो उतना ही है एक तरह से देखा है तो आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको देखना होगा यार मुझे एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए कम से कम, ताकि मैं इससे तो आगे निकल जाऊं, इन्फ्लेशन से थोड़ा सा आगे निकल जाऊं, कुछ तो कमाई हो मेरी इन्वेस्टमेंट करने पर। तो आप क्या बोलोगे यार मगर मान लो मैं 5% कमाता हूँ एफडी से, तो मुझे कम से कम इसका डबल, क्योंकि मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूँ ना, तो मुझे कम से कम इसका डबल चाहिए, तो 5% का मैंने वहां पे कमाया है, तो 5 + 5 मतलब कहीं मुझे 10% तो मिले, 10 से फिर भी 12%, अगर आपको कोई भी किसी भी इन्वेस्टमेंट 12% मिलता है सीएजीआर, ये क्या होता है बताऊंगा आपको मैं आगे, सीएजीआर, तो अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है हर साल, कंपाउंडिंग एनुअल, तो आपका पैसा लगभग 3 या 4 साल में डबल हो जाता है, अगर आपको मिलता है ना। तो अगर आप 10% ही कमाते हैं मान लीजिए अगर, तो आपका ये होगा भाई महंगाई जो बढ़ गई थी बढ़ गई 6% से 5% से, बस 4% मेरा हर साल का एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट पे कम से कम, है ना। तो कम से कम आपको कितना इन्वेस्ट, कितना आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए शेयर मार्केट से, क्योंकि ये रीजनेबल बता रहा हूँ, है ना, आपको जरूरी नहीं 10% मिलता है। अब रिलायंस की बात करूँ मैं, 800 रुपए से रिलायंस पास आज चल रहा है 2500 रुपए, ये तो 300 टाइम्स हो गया ना, 300% रिटर्न मिल गया, वो तो 300 से 800 कितना हो गया है, 2500 ज्यादा,
तो 300% ज्यादा, 10% की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो आपको तो यहाँ से अनलिमिटेड मिल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। मैं बस बात कर रहा हूँ एक रीजनेबल, तो वो 10 से 12% हमारे रीजनेबल होता है। पैसा तो हो सकता है डबल हो जाए, आपने 1 लाख लगाया होता अगर इसमें 800 रुपए के आसपास जब 2020 में गिरा मार्केट था, तो 1 लाख लगाया होता है ना, तो आपका आज 1 लाख का हो सकता है आपको 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख के आसपास होता। तो होता ऑब्वियसली, बट वो कितना रिटर्न हो गया आपका, वो 3% से 300% ज्यादा हो गया है। तो वो बात नहीं कर रहा, वो केस थोड़ा रेयर होते हैं और लॉन्ग टर्म में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ नॉर्मली 12% अगर आपको मिल रहा है, मार्केट घटता बढ़ता दोनों होता है। अगर वो घटते बढ़ के आप मान लो 10 शेयर लिए, 10 शेयर में कुछ शेयर हो सकता है नीचे गिरे हो, कुछ शेयर हो सकता है आपके ऊपर निकल गए, तो ऑन एवरेज ना वो इतना मिल जाए काफी है आपके लिए वो। तो इतना रिटर्न आप शेयर मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफडी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हमारे वहां पे रिस्क फ्री होती है एफडी, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है, बट हाँ ये है। ये हमारा क्या हुआ, सेकंड क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं अक्सर कि क्या करें, पहला कि शेयर लेने के फायदे क्या होते हैं बता दिए मैंने, कितना रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट करें शेयर मार्केट से बता दिया मैंने। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं, म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छे रिटर्न होते हैं, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में कई बार आपको 20% या 30% रिटर्न मिल जाते हैं इजीली, वहां आपको कोई दिमाग लगाना नहीं है, आप कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो, पैसे डाल दो उसमें और भूल जाओ। वो भी करते हैं कई लोग। तो अपना अपना नजरिया है। आप देखो उसमें क्या होता है, आपका घाटा क्या होता है। म्यूचुअल फंड में जनरली क्या होता है, आप अगर आपका शेयर प्राइस 300% मान, रिलायंस बात कर रहा हूँ मैं, रिलायंस भी जो देखा, वो उसका वो 300% प्रॉफिट बढ़ गया उसका ना शेयर प्राइस, आपको यहाँ पूरा 300% का फायदा मिलता शेयर के केस में। बट अब होगा क्या, अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया ना, आपको मुश्किल से यही रिटर्न मिलेगा आपको, 20% से 30%, भले वो 500% बढ़ जाए। क्यों, वहां पे वो आपका एक शेयर बस लेके नहीं बैठे हैं, वो आपके लिए 10 शेयर लिए हैं, मतलब 50-100 शेयर लेके बैठे हैं वो। तो वहां पे आपका प्रॉफिट जो होता है ना, वो एकदम से नहीं दिखता है, वहां पे यही प्रॉफिट 20%, 30%, बहुत अच्छा मतलब मान रहा हूँ मैं, 20, 30, 40 इतना मिलता है। जबकि इसमें क्या होगा, शेयर आपने किसी इंडिविजुअल शेयर लगाया है, वहां पे रिस्क भी होता है, पर कंपनी का अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कोई रिस्क नहीं है, सिंपली। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात, रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए शेयर मार्केट से। फिर अगली बात होती है कि हाउ मच शुड आई स्टार्ट, मतलब कितने से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, हाउ मच, कितने पैसे से मुझे अपना ट्रेडिंग चालू करना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए। देखिए इन्वेस्टमेंट की बात है अगर ना, तो वॉरेन बफेट ने 100 रुपए से चालू किया था, उनके करेंसी के हिसाब से 100 रुपए चालू किया था। राकेश झुंझुनवाला ने 5,000 रुपए चालू किया था। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई लिमिट नहीं है। आपका अगर सेविंग में 1,000 बचता है हर महीने का, 2,000 बचता है, जब तक यार मेरी यूज करनी है तो मैं रखेगा मुझे में, तो खर्चा हो जाना है, तो ठीक है ना, आप जान लो किसी अच्छी कंपनी के शेयर में। आप देखो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मत सोचो कि शेयर प्राइस आज कितना चल रहा है, हो सकता है 5 दिन बाद गिर जाए और थोड़ा सा, कोई मैटर नहीं करेगा आपका लॉन्ग टर्म के लिए ना, कुछ मैटर नहीं करने वाला है। तो आप हर महीने करो थोड़ा बहुत, हर 1,000 रुपए, रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा मोटर्स हो गया, अपना अदानी पोर्ट हो गया, अदानी पावर हो गया, ग्रीन एनर्जी जो कंपनियां होती हैं जो कि सोलर मोटर पे ज्यादा वो करती हैं फोकस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली कंपनी हो गई, आईटी पे हो गया, विप्रो, टीसीएस, आईटी, इन पे लगाओ पैसा, इन पे पैसा ना आपको बिंदास हो लगाओ, कोई डर नहीं है, 10 साल बाद आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलने वाला है ना। तो आप इसमें पैसा लगा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई वो दिक्कत नहीं है, जितना जब टाइम मिलता है, जितना पैसा सेव होता है आप डाल दो मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका यूज का नहीं है, याद रखिए। आप मार्केट पैसा वही लगाओ जो आपके यूज का नहीं है, मतलब नहीं, मतलब सेविंग पड़ा हुआ है, ऐसा बोल रहा हूँ, यूज का मतलब नहीं, पैसा यूज का वैसा ही होगा। तो जो सेविंग पड़ा हुआ है, लगता है कि यार अगर मैं इसको मैं लॉस कर दिया किसी भी कारण से, एक्स वाई जेड कुछ भी हो गया, तो मुझे इससे ऐसा नहीं होगा कि मेरे घर में दिक्कत जाएगी, भाई मेरे घर में खाना पीने की प्रॉब्लम हो गई, या कुछ ऐसा हो गया कि भाई मैं तो बिल्कुल मतलब टूट गया, बर्बाद हो गया, उस टाइम फ्यूचर नहीं होना चाहिए ना। तो वही पैसा लगाओ आपका जो आपका सेविंग पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा में, कि कभी लॉस हो भी गया तो यार चलो ठीक, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। मैं जानता था कि लॉस हो सकता है ना, और लॉस हो गया किसी कारण से, मुझे पता था पहले से, है ना। ये नहीं हो कि भाई मैं तो बिल्कुल अपना प्रॉपर्टी लगा दिया बेच बाच के, भाई आज तो मैं एकदम वो निकल जाऊंगा, तो बन जाऊंगा करोड़पति आज ही, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उतना ही लेना है जितना पैसा आप रिस्क बियर कर सको, है ना, उतना ही मार्केट लगाना है। ये बात करा मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, आप सकता है आज पैसा निकाल ना पाएंगे जरूरत पड़ जाता हो, तो जरूरत से जो एक्स्ट्रा होता है उसको पैसा लगाइए। और बात करें ट्रेडिंग की, तो हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग की, हम लोग बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में, तो उसमें हम लोग बात करेंगे, बट फिर भी आपको अगर सीखने पर्पस आप चालू किया है तो आपको 10,000, 15,000, 20,000 मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 20,000 तक आपको रखना है फंड, ताकि आप जो कॉल्स अगर मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो मैं आपको कॉल देता हूँ कि ये खरीदना है, ये बेचना है, तो आप वो सब कॉल्स में काम कर पाए। और अगर आपने स्टार्टिंग किया है ना, तो आपको एक लॉट से ही काम करना है।
ठीक है ना। अगर आप कुछ टाइम कर चुके हैं, आपको पता है आपने प्रॉफिट निकाल लिया है, आपको पता है लॉस कैसे होता है, तो वो सब हो गया था, 2 3 4 लॉट में काम कर सकते हैं। वक्त स्टार्टिंग के लिए आप 1 लॉट चालू करिए, आप देखिए कि 1 लॉट में कितना लॉस हो सकता है मैक्सिमम। आप रिस्क फिक्स कर रखो भले क्या, मुझे अगर मैंने एक दिन का काम चालू किया है तो मुझे 1000 रुपए ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल 10,000 इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा हूँ, 10,000 लगाया आपने, तो आपको 8% से 9% मैक्सिमम का रिस्क लेना है, मतलब कि आपका 700 से 800 1000 रुपए इतना का रिस्क लेना है। जो हमको रिटर्न मिले उस बदले वो कितना मिलेगा, 1500 से 2000 मिल जाए हमको, वो बढ़िया हमारे लिए, है ना। तो ऐसा एक्सपेक्ट करना जरूरी नहीं मार्केट हम हर दिन प्रॉफिट देगा ही देगा, हम लोग को लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, बट कोशिश करने की प्रॉफिट जब हो तो ज्यादा हो, लॉस जब भी हो कम हो, तभी आप ओवरऑल प्रॉफिट में होंगे। वरना हुआ क्या कि आपने 10 दिन काम किया, मस्त प्रॉफिट कमाया अच्छा अच्छा, और एक दो दिन ऐसा हो गया कि कुछ किसके मार्केट अच्छा नहीं था, निगेटिव हो गया, आपने जो ट्रेड लिया हुआ वो निगेटिव पड़ गया, सकता है वाकई से प्रॉफिट कमा रहे हो, बट आपका ट्रेड जो था वो सकता है निगेटिव चला गया, किसी कारण से आपने उल्टा ले लिया कोई ट्रेड, अब आप उसमें बैठे हुए हैं, स्टॉप लॉस लगा नहीं रहे हैं आप। सब क्या होता है सब बताऊंगा उस बारे में। स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं है कि लिमिट, अपने लॉस को लिमिट करने के लिए भाई ज्यादा लॉस ना हो, आप एवरेज किए पड़े हो, तो वो सब कारण क्या होता है कि यार आपने 10 दिन कमाया और एक दिन गलती की आपने, आपका एक दिन पैसा खत्म हो सकता है, खासकर होता है एक्सपायरी के डे में। तो एक्सपायरी डे में ऑलवेज याद रखिए कि आपको स्टॉप लॉस बना के काम करना है। क्या होता है बताऊंगा, एक्सपायरी एक्सपायरी सब कुछ आगे। तो सिंपली बात है कि कितना पैसा लगाएं, तो उतना ही लगाइए जितना आप लोग रिस्क बियर कर सकते हैं, है ना। और स्टार्टिंग में तो कम ही रखना है, 10-20 हजार मैक्सिमम, बस बाकी जैसे जैसे सीखते जाएंगे फंड बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन पूछते हैं लोग जनरली, प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस ऑब्वियसली बात है, आप लोग यहाँ पे हैं मतलब आपका डिमेट अकाउंट ऑलरेडी खुल चुका है मेरे साथ में, आप डिमेट अकाउंट खुलवा लो, नॉलेज लो, सबसे जरूरी चीज जो है नॉलेज लो, और नॉलेज के साथ में जो अपन जो सीख रहे हैं ना उसको अप्लाई करो। देखो, आप कितना कुछ जानते हो, कितना कुछ सुने हो, कितना कुछ देखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो तो, है ना। तो आपके दिमाग में कितना कुछ अच्छा भरा हुआ है कोई मतलब नहीं है, और जब आप एप्लीकेशन की बात आता है आप वो अप्लाई ही नहीं करते हो। आपने 10 जगह सीखा, हाँ ये, और जब एप्लीकेशन की बात आती है, यूज करने की बात आती है, तो आप लोग कुछ नहीं, सब ब्लैंक, कि करते वही है जो हम लोग नॉर्मली कर रहे थे, तो मतलब क्या हुआ सीखने का, है ना। तो आपने वो एप्लीकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, जो हम लोग सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना, डेली जब लोग पढ़ते हैं उसको एक बार रिवाइज करिए, करना है आप लोगों को, भाई यार ये पढ़ा था मुझे ये ध्यान रखना है, आज ट्रेडिंग में मुझे ये सब चीजें ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो जो उस दिन पढ़े होंगे ना वो सब चीजें हम क्या क्या पढ़े हैं, प्लस जो कल का जो पढ़े थे वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा अपने खुद से भी, बस आपको खुद से करना है, एक बार रिवाइज किया कि ये पढ़ा हमने, तो ये मुझे ध्यान रखना है अब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग हो तब में, है ना। तो आपको मेंटेलिटी साइकोलॉजी प्लस हम जो पढ़ रहे हैं वो सब चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सिर्फ फंड लगाने से या फिर चार्ट पैटर्न पढ़ने से कुछ नहीं होगा, साइकोलॉजी सब कुछ है। आप कितना अच्छा ट्रेड देने वाला आपको मिल जाए, या फिर आपको कितना अच्छा ट्रेड कर लो, अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, आप पता नहीं है कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी, कहाँ पे एग्जिट करना, कहाँ पे आपको हार माननी है। देखिए कई लोग क्या होता है मार्केट से अड़ जाते हैं बिल्कुल, कि मैंने जो ट्रेड लिया मैं तो प्रॉफिट में ही निकालूंगा भाई साहब, अपन तो लॉस देखते ही नहीं। तो मार्केट क्या करता है, ऐसे लोग को लॉस देता है, लॉस तो होगा पक्की बात है आपको, अगर आपने खुद से एक्सेप्ट कर लिया टाइम से, जो आपका रूल था उसके अकॉर्डिंग कर लिया एक्सेप्ट ना, तो आपको कम से कम लॉस होगा। बट अगर आपने मार्केट सामने अड़ गए कि नहीं मैं तो प्रॉफिट निकालूंगा, जो होगा देखा जाएगा, तो फिर वो देखा नहीं जाता जो होता है। तो ये मत सोचना कभी भी कि जो होगा देख लूंगा मैं प्रॉफिट निकालूंगा, जो रेड रेड दिखता है ना फिर तो वो देखा नहीं जाता अपने को, फिर लगता है कि बंद करो बस मत देखो उसको। तो ऑलवेज ये कुछ करो कि यार जो हो, लॉस हो रहा थोड़ा बहुत मैं अपने लॉस एक्सेप्ट कर लूंगा और निकल जाऊंगा उससे, पर अड़ना नहीं मांगे सामने लोग, है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उस बारे में बात करेंगे, और भी हम लोग आगे भी रिस्क मैनेजमेंट जो लगाया है, कितना पैसा लगाना है, कितना वो करना है, रिस्क लेना है, वो सब चीज बात करेंगे। तो ये बेसिक हो गया कि भाई थोड़ा बहुत इतने से स्टार्ट करना है, और लॉट कितना लेना है। और कुछ लोग पूछते हैं कौन कौन से बुक पढ़े सर, अच्छा जिससे मेंटालिटी सही हो, थोड़ा सा नॉलेज हो, तो बता दूं आपको, आप लोगों ने सुने भी होंगे कई बुक के बारे में, जो मुझे पसंद है बता रहा हूँ आपको। एक हो गई रिच डैड पुअर डैड, पहले वो तो अच्छी काफी अच्छी बुक है, आप उसको ऑडियो भी सुन सकते हैं, कुकू एफएम कौन कौन सा होता है उसमें। और लर्न टू अर्न एक बुक है, पीटर का नाम है उसके राइटर। और दूसरा है एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, द एजुकेशन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर। ये तीन बुक है जो आपको ट्रेडिंग के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड, दूसरा है द लर्न टू अर्न, और तीसरा द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर। ठीक, ये तीन बुक जो आपको पढ़नी चाहिए, जो कुछ नॉलेज बढ़ाएंगी, मेंटेलिटी सही करेंगी, सोच सही करेंगी, वो सब है। अब बात अगला का क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन आता है वो बुक बता दिया, बुक का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाई स्टॉक मार्केट हैज बैड नेम, व्हाई स्टॉक मार्केट हैज बैड नेम।
आप सुने होंगे अक्सर लोग लोग क्या बोलते हैं मार्केट बारे में, मार्केट हैज बैड नेम। अक्सर लोग यही बोलते हैं शेयर मार्केट अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा सब कुछ, मतलब ज्यादातर 10-100 में से आपको 60% लोग यही मिलेंगे बुरा बोलते हैं कि अच्छा नहीं है ऐसा वैसा, है ना। 40% लोग या उससे भी कम बल्कि होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं अच्छा है। अब वो कौन होते हैं जो अच्छा बोलते हैं, कौन होते हैं जो बुरा बोलते हैं। ऑब्वियसली मान लीजिए अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके लिए प्लेन का एक्सपीरियंस कैसा था, आपने कभी प्लेन में फ्लाइट में ट्रेवल किया है, आप यहाँ से इंदौर से गए दिल्ली या अब जहां भी आप सिटी में रहते हैं वहां से गए दूसरे जगह में। अब मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि वो जिस जिस फ्लाइट में आप गए थे उस फ्लाइट में कुछ ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब कि फ्लाइट में अनाउंस हो रहा है कि यार जब सीट बेल्ट बांध सब कोई थोड़ा शांति से बैठे हैं, ऐसा वैसा मतलब डरा दिया आपको एक तरह से। तो आप जब जाएंगे वापस अगले दिन नीचे उतरेंगे वहां फ्लाइट से और पूछेगा कोई आपसे कि बताओ कैसा एक्सपीरियंस था आपका, क्या बोलोगे आप? अरे भाई बहुत बेकार है भाई, ये सब बेकार है, मजा तो आया जाने में बट बहुत डर लग रहा था, ऐसा हो गया वो ऐसा तो बोल रहे हैं, ऐसे लगा कहीं फ्लाइट नीचे ना टेक ऑफ कर पाई नहीं, कोई पता नहीं वो वापस नीचे आ पाएंगे या नहीं, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा जैसा आपने जो फील किया हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने ट्रेडिंग की है ना, आप ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट हो गया है, तो आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि यार अच्छा था, बढ़िया काम किया, मजा आया, प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। अगर आपका अपना आपका लर्निंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू है तो अगर आप लोग मान लो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए हैं या फिर लॉस हो गया आपको, तो आप क्या बोलेंगे? भाई बेकार है यार शेयर मार्केट, फालतू है सब, बोलते हैं ना लॉस होता है, बिल्कुल सही बोलते हैं, बिल्कुल मत करना ऐसा वैसा, मतलब आपके साथ जैसा हुआ होता है आप वैसे ही बताते हैं दूसरे को भी, है ना। तो आपका एक्सपीरियंस से आप कर लेते हैं डिसाइड, या फिर किसी से सुने होते हैं कि भाई ये अच्छा है बुरा है, तो कर लेते हैं हाँ भाई अच्छा है बुरा है। आपको करना क्या है, कैसे डिसाइड करना है खुद से कि अच्छा है बुरा है? आप पहले नॉलेज लो, पहली बात तो ये नॉलेज लो, नॉलेज लेके उसको अप्लाई करो, है ना। और उसके बाद देखो रीजनेबल चीज देखो, अगर आपने 10,000 लगाया तो आपके लिए 1,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है ना, तो आपके लिए इनफ है। आप सोचो अगर आपने एक मंथ में 50,000 लगाए, अगर आपको 50,000 में 20,000 की कमाई हो रही है, 15 से 20,000 की कमाई हो रही है ना, आपका रिटर्न काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। मंथली बात कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल की। अब ऐसे प्रॉफिट तो डेली के 5,000 6,000 10,000 हो जाते हैं लोगों को, हमारे कॉल्स में ही होते हैं, हरप्रीत सर को ही कई बार अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो, बट हमको कितना एक्सपेक्ट करना है, मार्केट देगा आपको झोली भर करके, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको रीजनेबल एक्सपेक्ट करना है मार्केट से। भाई मुझे अगर मैंने 50,000 लगाया तो मुझे मेरे अगर 10 15,000 20,000 मेरे मंथली का सेव हो रहा है ओवरऑल, तो मेरे लिए काफी है। 15,000 भी हो रहा है 20,000 भी हो रहा है, तो मैं काफी, मेरे लिए अच्छा खासा रिटर्न है वो, है ना। तो आपको उसमें ध्यान है कि मैं परसेंटेज में, लोग रिटर्न परसेंटेज में नहीं देखते, लोग क्या बोलते हैं 50,000 आगे 20,000 कमाया, अरे क्या कमाया? अरे भाई 50,000 बीच मतलब अब 40% रिटर्न हो रहा है, और कितना ज्यादा होता है। आप 1 लाख लगाओ एफडी में कितना मिलेगा? 5%, 5,000 मिलेगा आपको साल भर का। आप यहाँ एक मंथ में कमा रहे हो 40%, तो आप रिटर्न को परसेंटेज में देखो कि आप कितना कमा रहे हो। किसी ने 10,000 लगाया 2,000 कमा लिए एक दिन में, 20% रिटर्न हो गया, तो काफी अच्छा रिटर्न है ये। तो आप परसेंटेज देखो रिटर्न को, है ना। ऐसे मत देखो कि अमाउंट मत देखो कि यार 2,000 कमा लिया 5,000 कमा लिया, परसेंटेज में देखो तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा रिटर्न है, ठीक है। तो बैड नेम क्यों होता है? क्योंकि जैसा जिसका एक्सपीरियंस हुआ वो सब बताता है सबको दूसरे को भी, और जानते हैं अच्छी चीजें कम फैलती हैं और बुरी चीजें ज्यादा तेज फैलती हैं मार्केट में। तो किसी का लॉस हो गया किसी कारण से, तो वो पूरा मार्केट में फैल जाता है, भाई बुरा है मार्केट, लॉस है, ऐसा वैसा। तो जैसा जिसका एक्सपीरियंस होता है वैसा लोग बोलते हैं। तो कोई अच्छा या बुरा नहीं है, अच्छा बुरा होता है अगर आपके डिपेंड करता है आप कैसे हैं, आपका नॉलेज कैसा है, आप कैसा ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपका उसकी अकॉर्डिंग होता है। तो मार्केट अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। कैन आई इन्वेस्ट विदाउट कमर्शियल नॉलेज? अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, जस्ट बोल दे रहा हूँ, टाइम पास मुझे बचा नहीं आना। तो कैन आई इन्वेस्ट विदाउट कमर्शियल नॉलेज? कि अगर मेरा बैकग्राउंड बायो का था, मैंने मैथ से पढ़ाई की है, मैंने पढ़ाई की में 10 साल हो गया, मतलब पढ़ाई नहीं किया बहुत टाइम से, तो क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना? ऑब्वियसली करना चाहिए। आपको करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप कॉमर्स फील्ड के ही हो, आपने कॉमर्स में ही 11th 12th किया है फिर बीकॉम किया है सीए किया, कोई जरूरी नहीं। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है भाई कि मुझे पैसा लगाना है, अब पैसा से मुझे कमाई करनी है और कितना रीजनेबल कमाई करनी है ना। और आप कुछ क्लासेस कर लीजिए, जैसे आप जो भी क्लासेस कर रहे हैं वो क्लासेस कर रहे हैं, कोई एक आध दो बुक पढ़ लीजिए, आपको एक ओवरऑल आइडिया पड़ जाएगा कि भाई मुझे ऐसा ऐसा काम करना है, मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप पूरा जो 11th 12th पढ़े वही सा नॉलेज हो आपको, तो चाहिए बेसिक नॉलेज हो और अंडरस्टैंडिंग हो और मेच्योरिटी हो कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो आप इजीली कर सकते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के ही हो, कोई जरूरी नहीं है। अगला टॉपिक होगा वेयर डू आई लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट? कहाँ से लर्न करें? तो आज लर्न करने की दुनिया पड़ी हुई है, पूरा भरमा रहा है। यूट्यूब है, गूगल में देखिए आप कुछ भी सर्च मारो सब कुछ मिल जाएगा गूगल में, क्लासेस कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, तो नॉलेज लेने की जगह बहुत सारी है।
है ना? और जो लोग ये सोच के आते हैं कि यार मैं शेयर मार्केट में एकदम से पैसा एकदम अमीर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ टाइम लेती है। अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं, बुरी चीज़ें टाइम नहीं लेती हैं, है ना? बुरी चीज़ें क्या होता है, बुरा कुछ करना होता है या होना होता है ना, वो जल्दी-जल्दी होता है। अच्छा करने में आपको टाइम लगता है भाई, धीरे-धीरे बढ़ती चीज़ें। हाँ, तो आपको यही सोचना है कि मैं रातों-रात अमीर हो जाऊँगा पैसा लगा के। आपको सोचना है मुझे कुछ सीखना है, कुछ प्रॉफ़िट साथ में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा लॉस कम से कम हो, कोशिश ये करनी है, प्रॉफ़िट कम होगा चलेगा, लॉस कम से कम हो। लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना है कि लर्निंग ज़्यादा होगी तो प्रॉफ़िट आज नहीं कल होगा ही होगा, पक्की बात है ना? बट लर्निंग एक्सपीरियंस, ये 2 चीज़ें जो है आपको आपको आगे बढ़ाएँगी। एक नॉलेज, दूसरा एक्सपीरियंस, कि आपने सही टाइम प्रॉफिट हुआ तो आपने क्या किया लास्ट टाइम, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि यार मैंने ये किया था, प्रॉफिट हुआ था। लॉस हुआ कोई बड़ा कोई, तो आपने क्या किया, आपको ये ध्यान दिया लॉस हुआ, मैंने ये गलती करी थी उस टाइम, कारण से लॉस हुआ था। वो गलती फिर से रिपीट ना हो, आपको गलतियों से सीखना पड़ेगा, सिर्फ अपनी नहीं, आपको शेयर मार्केट में दूसरों की गलती से भी सीखना पड़ेगा। जो लोग शेयर होल्ड कर लेते हैं, ऑप्शन होल्ड कर लेते हैं, है ना? उनको बता रहा हूँ 10 में से 8 बार लॉस ही होता है, 2 बार प्रॉफिट होता है होल्ड करने पर। तो ऑप्शन के केस में होल्ड नहीं करना है। जो लोग मेरे साथ काम करते होंगे, जानते होंगे, मैं कभी भी होल्ड नहीं करवाता हूँ। मतलब 100 में से 1-2 बार कभी ऐसा लगा कि नहीं यार बहुत ही श्योर मार्केट एकदम कल तो भाई अच्छा ही होने वाला है या गिरने ही वाला है या बढ़ने ही वाला है, तो करवाता हूँ होल्ड कभी, वरना होल्ड में कभी नहीं करवाता हूँ। जो करना है सेम डे करेंगे, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सब कुछ सेम डे हमारे कंट्रोल में जो होगा। होल्ड करने में क्या होता है कि आपने आज होल्ड कर लिया, कल पता चला मार्केट आपने सी होल्ड कर लिया, बढ़ने से फायदा होने वाला था आपको, और मार्केट कल कुछ ऐसा हो गया कहीं ग्लोबल में कि वो मार्केट गिर गया एकदम से 500%, 500 पॉइंट। अब ना हम ऐसा लगा सकते हैं, ना कुछ टारगेट लगा सकते हैं, कुछ भी कर नहीं सकते, वहां पे कुछ भी नहीं, सब किस्मत भरोसे हो, भगवान भरोसे हो गया। तो हमको भगवान भरोसे बैठने वाला काम नहीं करना है, खुद से काम करना है, मेहनत करनी है, रिसर्च करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कमाना है। जो प्रॉफिट हमारी मेहनत से मिलेगा ना, वो हमको नॉलेज भी देगा, एक्सपीरियंस भी देगा। और जो प्रॉफिट हमको भाग्य से मिल रहा है ना, सिर्फ किस्मत भरोसे मिल गई, कोई ट्रेड मिल गया प्रॉफिट, तो वो आपको आपकी मेंटेलिटी खराब कर देगा। आप हर बार फिर किस्मत, मतलब ऐसे ट्रेड लोगे जो कि लक बाय का ट्रेड रहेगा, तो आपको वो भविष्य में लॉस देगा। आपको बताओ ना खुद ही, 10 में से आपको क्या लगता है 10 बार ट्रेड लोगे कितने बार सही होगा लक बाय लक? ऑब्वियसली 2 बार, 3 बार, 4 बार। बाकी जो लॉस होगा वो ज़्यादा बड़ा लॉस होगा, क्योंकि वहाँ पता नहीं आपको कहाँ रुकना है, लॉस कहाँ पे मुझे एसएल काटना है, कहाँ पे मुझे निकल जाना है उस ट्रेड से, कहाँ प्रॉफिट बुक है, पता ही नहीं है आपको। आपको 10 में से 7 बार भी अगर प्रॉफिट होता है लक से, तो आपको 3 बार इतना लॉस हो जाएगा ना कि आप वो सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि रिसर्च के साथ में ही काम करना है ना? बिना ऐसे कुछ भी काम नहीं करना है। और हम लोग बाकी सब कुछ धीरे-धीरे बात करेंगे, और जो मैं कॉल देता हूँ उसमें ही बात करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस दोनों पार्ट ऑफ मार्केट होते हैं। बट आपको लॉस कम से कम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा करना है, ये ध्यान देना है। रूल बनाइए अपने कि मैं, जैसे मेरा रूल जो है, मैंने अगर कॉल्स का, तो मेरा रूल क्या है कि मैं 2 कॉल दिया होगा, उसमें दोनों में अगर ऐसा हो गया मेरा, तो हमको काम मुझे नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए। है ना? या फिर अगर मैंने 10 कॉल दिए, 10 में से अगर 2 में दूसरा मेरा ऐसा हुआ है ना 10th वाली कॉल में, तो मैं वहाँ पे रोक दूँगा फिर। मतलब कि मेरे 10 में से 2 ऐसा होगा, ये मेरा वो होता है कि हो गया तो बंद कर दो। तो आपको कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, तभी आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाओगे। तो ये बेसिक बातें थी जो हमने इंडेक्स पढ़ लिया, क्या हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। और वो पढ़ा हमने जो कि जो एक जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं, भाई शेयर मार्केट करना है, ट्रेडिंग, तो क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो ये सब बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने कवर कर दिए हैं। और आपको कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं आफ्टर मार्केट। ठीक है, अभी मार्केट चालू होने वाला है, तो हम लोग मार्केट बारे में कुछ देखेंगे, कॉल्स क्या करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।